नमन करती हूँ अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। नमन है 3 सूत्र के दाता साहब श्री हरिंद्रानंद। ये मानवी फल प्रसाद देने वाले दीदी मां नीलम आनंद के चरणों में नमन है। नमन है शिव से प्रेम करने वाले सभी आत्मजनों, दृश्य दिशताओं, सभी शिव शिष्यों, शिव प्रेमियों को नमन है, स्वीकार कीजिए। अनमिला का पुस्तक पढ़ रहे हैं। फरवरी 1988। अपने कार्यालय में बैठे फाइलें निपटा रहे थे। चपरासी ने मेज पर एक पत्र लाकर रख दिया। सर, पटना से एक चिट्ठी आई है, कार्मिक विभाग की है। साहब हरिंद्रानंद लिखते हैं अपने अनमिलाखर पुस्तक में, ये फरवरी 1988 की बात है कि अपने कार्यालय में बैठ कर के फाइल निपटा रहे थे तो चपरासी आ करके एक चिट्ठी देता है और कहता है कि सर, कार्मिक विभाग की एक पटना से चिट्ठी आई है। हंसते हुए पूछा, ट्रांसफर हो गया है क्या? साहब पूछते हैं हंसते हुए और कहते हैं कि ट्रांसफर हो गया क्या? पता नहीं सर, चपरासी बोलता है। खोल कर तो देखा, सही में स्थानांतरण का ही पत्र था। पटना जिला मुख्यालय में उप समाहर्ता के रूप में योगदान देना था। साहब का ट्रांसफर हो गया था उप समाहर्ता के रूप में पटना। शाम को घर लौटते ही पत्नी से कहा, नीलम सामान बांध लीजिए। यानी साहब जब शाम को ड्यूटी से घर लौट कर आते हैं तो दीदी से कहते हैं नीलम से कि नीलम सामान बांध लीजिए। क्यों, क्या हुआ? इन्होंने पूछा, यानी दीदी पूछती है कि क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, पटना ट्रांसफर हो गया है। दूसरे दिन डीएम साहब से मिले। साहब दूसरे दिन डीएम साहब से मिलते हैं जब ट्रांसफर हो जाता है तो। उन्होंने कहा अभी रुकिए। डीएम साहब कहते हैं साहब को इनका स्थानांतरण उप समाहर्ता के रूप में हो गया था तो डीएम कहते हैं कि अभी रुकिए। मामला ठहर गया। धीरे धीरे गर्मी अपना पांव पसार रही थी। फरवरी में तो कुछ ठंडा रहता है, लेकिन धीरे धीरे दिन बीता और गर्मी पांव पसारने लगी। 1-2 दिनों के बाद मकान मालिक के छोटे भाई मदन मोहन जी ने शाम में आकर कहा कि वे पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं। पिताजी को कोई संवाद देना हो तो कहा जाए। यानी जिस मकान में साहब हरिंद्रानंद रहते थे उनके छोटा भाई पटना हाई कोर्ट जा रहे थे तो आकर के साहब से मिलते और कहते हैं कि पिताजी को कोई संवाद देना हो तो कहा जाए। हरिंद्रानंद ने उत्तर दिया, सचिवालय में मिलकर हाल समाचार ले लीजिएगा। 4-5 दिन बाद मदन मोहन बाबू मधेपुरा लौटे। शाम की शिव चर्चा के लिए लगभग 1 दर्जन शिव शिष्य बैठे थे। वे भी आकर बैठते हुए बोले, पिताजी से तो मैं मिल नहीं पाया लेकिन टेलीफोन पर बातचीत हुई। जो साहब के मकान मालिक के छोटा भाई थे वो साहब जब शिव चर्चा में बैठे हुए थे अपने घर पे ही तो आकर के कहते हैं कि पिताजी से तो नहीं मिल पाए लेकिन फोन पर बातचीत हुई। पिताजी ने कहा है आप अभी पटना ज्वाइन नहीं करिए क्योंकि पटना में अभी ही बहुत गर्मी है। यानी साहब के पिताजी मैसेज देते हैं कि आप अभी पटना में ज्वाइन मत कीजिए क्योंकि पटना में बहुत गर्मी है अभी भी। सचमुच, हरिंद्रानंद ने कहा। हरिंद्रानंद ने कहा कि सचमुच अभी इतना गर्मी है? वकील साहब बोले, सर मैं भी गर्मी से परेशान हो गया था। सही में गर्मी बहुत है वहाँ? साहब बोले कि सही में गर्मी है, बहुत है वहाँ। क्यों, पटना साधुओं से खाली हो गया है क्या? साहब यूं ही बोल दिए कि क्यों, पटना साधुओं से खाली हो गया है क्या?
ठीक है, मैं जब भी जाऊंगा झूम के आएगी घटा, टूट के बरसेगा पानी। साहब यूं बोल देते हैं कि ठीक है, मैं जब पटना जाऊंगा तो झूम के आएगी घटा और टूट के बरसेगा पानी। हरिंद्रानंद बोलकर चुप हो गए। बात आई और गई। यानी फिर उसके बाद लोग अपने अपने जगह पे चले गए। ट्रांसफर की बात सुनते ही लोगों का दिल बैठ गया। अब तो साहब का दिल अब तो साहब का साथ छूट जाएगा। जो वहां से लोग बैठे हुए थे साहब के पास, उनका दिल बैठ गया कि अब तो साहब का ट्रांसफर हो गया, तब हम लोग के पास नहीं रहेंगे, अब तो पटना चले जाएंगे, अब साहब का साथ छूट जाएगा। वसुंधरा में प्रेम एकमात्र बंधन है जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार करता है। लिखते हैं कि यहाँ पे धरती पे प्रेम एक ऐसा बंधन है जो स्वेच्छा से स्वीकार करता है आदमी। लगातार 5 वर्षों से नियमित रूप से आते रहने के कारण साहब और दीदी के प्रति विशेष आत्मीयता का संबंध बन गया था। यानी साहब 5 साल वहां रहे थे, जिसके कारण सभी के दिलों में वो जगह बना ली थी। पटना से कार्मिक विभाग का दबाव बढ़ता गया। लाचारी में डीएम साहब ने कहा कि हरिंद्रानंद जी, आप पटना जाइए। डीएम के कार्यालय कक्ष में विदाई समारोह संपन्न हुआ। यानी डीएम तो साहब को रोक लिए थे कि अभी रुकिए यहीं पे, लेकिन कार्मिक विभाग का दबाव डीएम पर पड़ने लगा और अंत में जाकर डीएम साहब को कहते हैं कि आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और डीएम के कार्यालय में ही विदाई समारोह साहब का संपन्न हुआ। नीलम कुछ लोगों की मदद से सामान बांधने लगे। शाम में आए लोगों से साहब ने कहा, भोला, आप और जगन्नाथ 2 और गुरु भाई को लेकर ट्रक से सामान लेकर पटना चले जाइए। बाबूजी का आवास महेंद्रू के पास है, हम लोग ट्रेन से आएंगे। यानी साहब का तो विदाई समारोह संपन्न हो गया था, तो दीदी अपना सामान बांधने लगे क्योंकि पटना जाना था। तो साहब कहते हैं कि भोला और जगन्नाथ 2 और गुरु भाई के साथ साथ में ले लीजिए और ट्रक में सारा सामान ले करके पटना चले जाइए। बाबूजी का आवास महेंद्रू के पास है, हम लोग ट्रेन से आएंगे। यानी ट्रक में सामान डाल दिया गया, साहब का जो घर का सामान था, और साहब बोले कि हम लोग ट्रेन से आ जाएंगे, आप लोग चले जाइए सामान लेकर के। चावल पर संवाद आना अब कम हो चुका था। पूजा घर में अब कोई कुछ पूछता भी तो उत्तर आता कि हरिंद्र से पूछ लो। यानी जो चावल पर संवाद आता था तो कोई लोग पूछता था कि कुछ पूछता था तो यही रहता था कि हरिंद्र से पूछो। यानी कि चावल पर संवाद आना कम हो गया था। हालांकि हरिंद्रानंद के आग्रह करने पर चावल पर अंकित हो जाता कि मैं केवल तुम्हें विश्वास दिलाने आया हूँ, अब लिखूंगा नहीं, वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी साहब का आग्रह होता था जब, तो चावल पर संवाद आता था, लेकिन उस पे चावल पर अंकित हो जाता कि मैं केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ। यानी महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हें चावल पर इसलिए अंकित कर रहा हूँ कि तुम्हें विश्वास दिलाने आया हूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन अब लिखूंगा नहीं, वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा लेकिन लिखूंगा नहीं। 3 दिनों के बाद ट्रक में सामान लादा गया, ऊपर तिरपाल बांधा गया। अनुसेवक जगन्नाथ कहता, सर तिरपाल की जरूरत नहीं है, गर्मी के मौसम में बारिश थोड़े न होगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही हरिंद्रानंद ने पटना में पानी पड़ने की भविष्यवाणी की थी, पर किसी को याद नहीं था। जब ट्रक में सामान बांधा जा रहा था तो ऊपर से तिरपाल बांधा गया। तो अनुसेवक कहता है
कि सर अभी तो बहुत गर्मी है, तिरपाल बांधने की जरूरत है नहीं, अभी बारिश थोड़े ना होगी। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि साहब ने ही भविष्यवाणी की थी कि मैं जब पटना जाऊंगा तो घूम के आएगी घटा और बरसेगी, पर किसी को याद नहीं था। यहाँ तक कि साहब और दीदी को भी याद नहीं रहा। एक सरकारी कागज देते हुए उन्होंने कहा कि यह परमिट है, रास्ते में कोई रोके तो दिखा देना, कोई असुविधा नहीं होगी। सरकारी कागज को दे देते हैं और कहते हैं कि परमिट है, कोई रोकेगा ट्रक तो इसे दिखा देना, कोई असुविधा नहीं होगी। भोला, जगन्नाथ और दो गुरु भाई भारी मन से सामान लेकर पटना प्रस्थान कर गए। गांधी सेतु के पास एक पुलिस वाले ने ट्रक को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने रोकते हुए पूछा, क्या बात है? साइड करके लगाओ, दरोगा ने कहा। क्यों? चालक ने पूछा। भोला गाड़ी से उतरकर हाथ में पास लिए दरोगा के पास पहुंचे और उसे दिखाते हुए कहा कि ये पास है गाड़ी का, मजिस्ट्रेट साहब का घरेलू सामान है, उनका ट्रांसफर पटना हो गया है, हम घरेलू सामान लेकर पटना जा रहे हैं। कौन मजिस्ट्रेट है जी? दरोगा ने पूछा। हरिंद्रानंद साहब। अच्छा, उनका ट्रांसफर पटना हो गया है सचिवालय में? नहीं, पटना जिला में। अब मधेपुरा में कौन बचा? दरोगा ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। ठीक है, जाइए। गाड़ी जो ही गांधी सेतु पार करने लगी, मौसम का मिजाज बदल गया। पूरा आसमान काले मेघों से आच्छन हो गया, हवा में हल्की आर्द्रता व्याप्त हो गई। धीरे धीरे गाड़ी महेंद्रू स्थित बाबूजी के सरकारी आवास के सामने रुकी। तेज बारिश शुरू हो गई। इतना बारिश हुई कि कई जगह जल जमाव हो गया। साहब का कहना सत्य हो गया। इधर मधेपुरा में गुवाहाटी लखनऊ मेल के प्रथम श्रेणी का टिकट पूरे परिवार को प्राप्त किया गया। ऐसी ही योजना बनाई गई कि ट्रक पहुंचने के थोड़े घंटे बाद या पहले हम सभी पहुंच जाएं। दीदी और साहब ट्रेन से आ रहे थे, प्रथम श्रेणी के टिकट से ले लिए थे इन्होंने, और ऐसी योजना थी कि ट्रक पहुंचने के थोड़ी बाद या थोड़ा पहले पहुंच जाए। ट्रेन सुबह 10 बजे थी। डेरे के सामने सड़क पर विदाई देने का तांता लग गया। स्थानीय थाने की जीप पर सवार थाना प्रभारी और कुछ पुलिसकर्मियां, गाड़ियों, टमटम और रिक्शा वालों का जुलूस। स्टेशन तक सभी आए। पैर रखने की जगह नहीं थी। लग रहा था पूरा मधेपुरा आज उमड़ पड़ा है इन्हें विदा करने। रास्ते में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ट्रेन ने आरक्षित कूपे में हरिंद्रानंद परिवार के साथ सवार हो गए। एक पुलिस पदाधिकारी भी छुट्टी लेकर साथ हो लिए। स्टेशन पर लगभग 2-2.5 हजार लोग विदा कर देने के लिए उदास मन से खड़े थे। जब साहब स्टेशन आए तो मधेपुरा के लगभग 2-2.5 हजार लोग जो शिव थे, शिव प्रेमी थे, उन्होंने विदा करने के लिए स्टेशन पर आए और उन्होंने उदास मन से खड़े थे। आंखें नम थी। लगभग 6 वर्षों का साथ छूट रहा था। सभी की आंखें नम थी कि अब साहब जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे, हम लोग के पास नहीं रहेंगे, या आएंगे तो कभी कभी आएंगे। नीलम और बच्चे भी भावुक थे। ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकती है वहां, पर आज आधे घंटे से अधिक रुके। जो ट्रेन पर साहब सवार थे, वो ट्रेन बहुत थोड़े समय के लिए वहां रुकती थी, लेकिन जिस दिन साहब विदा हो रहे थे मधेपुरा से, उस दिन ट्रेन आधे घंटे के लिए रुक गई। साहब ने किसी पदाधिकारी से कहा, ट्रेन खुलवाइए। सीटी बजी, ट्रेन ने रेंगना शुरू किया। हरिंद्रानंद और नीलम दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़कर सबको विदा कर रहे थे। अपने प्रेम और अध्यात्म से जिस मधेपुरा को इन दोनों ने सींचा था, आज पीछे छूट रहा था। कई स्टेशनों को ट्रेन पार कर चुकी थी। दिन गर्म होता जा रहा था।
था। अंधेरा होने से पहले हाजीपुर पहुंच गया। बाबूजी ने अपनी फिएट कार हाजीपुर स्टेशन भिजवा दी थी। बाबूजी सरकारी काम से राज्य के बाहर भ्रमण पर थे। स्टेशन से उतरकर हरिंद्रानंद अपने परिवार के साथ गाड़ी तक आया। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। शहर के रामाशीष चौक आते जाते बहुत तेज बारिश होने लगी। सर, हमसे गाड़ी नहीं चलेगी, ड्राइवर ने कहा। बारिश के चलते गाड़ी से बाहर निकलना संभव नहीं था। गाड़ी के भीतर ही किसी तरह से चालक की सीट पर आया, यानी गाड़ी के अंदर अंदर ही। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो ड्राइवर कहा कि सर हमसे नहीं चलेगा, बहुत तेज बारिश है। तो साहब गाड़ी के अंदर ही अंदर से ही घुस करके और ड्राइवर के सीट पर आए और चालक की सीट पर बैठ गए। अंधेरा आने को था। तेज बारिश ने गाड़ी आगे बढ़ी। सड़क सुनसान थी। इक्का दुक्का गाड़ी लाइट जलाकर सड़क के किनारे ही खड़ी थी। बेवक्त पानी ने गाड़ी की रफ्तार तोड़ दी थी। लगभग 2 घंटे में अपने आवास पर पहुंचे। घड़ी 8 बजा रही थी। देखा ट्रक लगा है। बरामदे में देखा कि ट्रक लेकर आए लोग बारिश के झटास से भीग रहे हैं और उन्हें ठंड भी लग रही थी। कार से उतरकर सभी दौड़कर बरामदे में आए। हरिंद्रानंद ने उन लोगों से कहा, भीतर क्यों नहीं बैठते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। देखा दरवाजा तो भीतर से बंद था। मालूम हुआ कि 1 घंटा भर पहले ही यहाँ आ चुके थे। नीलम ने कहा, ये बेमौसम बरसात को भी अभी ही आना था। उस पर जगन्नाथ समेत सभी गुरु भाइयों ने समेत कहना शुरू कर दिया कि दीदी, ये तो सब साहब का ही किया हुआ है। 10 दिन पहले इन्होंने मदन बाबू से कहा था कि मैं पटना जाऊंगा तो झूम कर आएगी घटा, टूट के बरसेगा पानी। अरे भाई, मैं अजीब हूं ही, मुझको तो याद भी नहीं था, हरिंद्रानंद ने तपाक से कहा। खैर दरवाजा खुला। सभी ड्राइंग रूम में आए। चाय बनकर आई। कपड़े बदलकर लोग बैठे। दूसरे दिन देखा गया ट्रक पर लदा सामान पूरी तरह भीग चुका था। तिरपाल की छतरी कोई मदद नहीं कर सकी थी। आए लोगों को मधेपुरा लौटना था। सारे सामान को सुखाने और व्यवस्थित करने के लिए हरिंद्रानंद ने सभी को 4-5 दिनों के लिए रोक लिया। 3 दिनों के बाद बाबूजी भ्रमण से लौटे। रात्रि में शिव चर्चा का दौर चलता रहा। बाबूजी ने हाल चाल पूछा और कहा, मैंने तो मना किया था कि पटना अभी मत आइए, बहुत गर्मी है, पर वे किसी की सुनते तो हैं नहीं। जब देखो तो अपने मन की करते हैं। नहीं बाबूजी, मेरे साहब ने कहा था पटना पहुंचोगे तो झूमकर बारिश होगी, जबकि पूरे रास्ते में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं थी। यहाँ पहुंचते ही ऐसी बारिश हुई कि पूरे मैदान में 3-4-5 इंच पानी भर गया था, जगन्नाथ ने कहा। बाबूजी ने एक गर्व ठहाका लगाया। हाँ, सब तो सचमुच ही उसकी भविष्यवाणियां हाँ, तब तो सचमुच ही उसकी भविष्यवाणी खरी उतरी। उसको बचपन से ही भविष्यवाणी वगैरह का शौक था, अभी भी है। हम सब उसको मना करते रहते हैं कि ये सब बंद करो, लेकिन उन्होंने अपनी जिद से सब कुछ सीखा। शुरू से ही हड्डी खोपड़ी घर ले आते। मैं बाहर फेंकवाता रहता था। मैं ऑफिस जाता, इधर चुपके से फिर अपने रूम में लाकर रख देते थे। अपने श्रद्धेय के बचपन की बातें सुनने में भोला और जगन्नाथ को काफी आनंद मिलने लगा। दोनों कभी कुछ पूछते तो कभी कुछ। बाबूजी उनका जवाब देते नहीं अघाते। वे दिनचर्या के पक्के थे। वक्त पर खाना पीना, वक्त पर सोना उनकी आदत थी। 25-30 सालों में नौकरी में रहने के कारण उनका जीवन एक विशेष ढांचे में ढल गया था।
फिर भी आगंतुकों के आतिथ्य में आज काफी देर हो गई। समय का पता ही नहीं चला। रात के 10 बजने वाले थे। माँ बार माँ बार बार आती और इन्हें गपशप करते देख वापस लौट जाती। संस्कारशील चित्त ने कभी व्यवधान की चेष्टा नहीं की। अंदर जाकर सहायक से कहा, जाओ साहब से पूछो खाना अभी लगेगा या नहीं। बाबूजी ने भीतर के कमरे से आ रही आवाज सुनकर खाना लगाने को कह दिया। तब तक जगन्नाथ ने कहा, बाबूजी, साहब के बचपन की बातें तो हमने सुन ली, लेकिन कुछ शिव चर्चा करिए ना। क्या करूं, बोलो। चर्चा? तब से क्या कर रहे थे? मेरा मतलब है शिव चर्चा। चर्चा तो मैं करता नहीं, लेकिन अगर और कुछ जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। तो बताइए ना। फिर क्षण भर रुक कर बोले, आपने तो रामचरितमानस को विस्तार से पढ़ा है। साहब से कई बार सुना है कि मानस आपको कंठस्थ है। उसमें शिव की परिकल्पना कैसी है? हाँ, मैंने मानस को कई बार पढ़ा है। मुझे यह काव्य बहुत पसंद है। उसमें भगवान शिव का चित्रण किस रूप में हुआ है? ईश्वर और गुरु दोनों रूपों में, बाबूजी ने कहा। तो क्या तुलसीदास मानते हैं कि शिव गुरु हैं? कौन नहीं मानता है कि शिव गुरु हैं? शिव तो गुरु हैं ही। गुरु का मूल रूप में अर्थ ही होता है शिव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, कहा गोस्वामी जी ने कहा है। यह सुनते ही जगन्नाथ पूछ बैठते हैं, तो क्या वेदों ने भी शिव को गुरु माना है? बाबूजी कहते हैं, वेदों में शिव के गुरु वर्णन नहीं है। वेदों में शिव के गुरु स्वरूप का वर्णन नहीं है। वेद नहीं मानता, पर उपनिषद और अन्य धार्मिक व अध्यात्म की पुस्तकें उन्हें ज्ञानदाता स्वरूप का प्रमाण देती है। तुलसीदास एक कवि हैं, और कवि तो कल्पना करता ही है। कवि की यह कल्पना आगे जाकर ऐतिहासिकता की अठालिका पर ही खड़ी है। उनकी मात्र पूरी कल्पना नहीं है, बल्कि यथार्थ के धरातल पर अवस्थित है। पुनः सभी को प्रणाम।